इकाई 6 में बीजीय व्यंजकों वाले इकाई में एक छोटा सा टॉपिक है, प्रकरण है कोष्ठकों का प्रयोग। यूज ऑफ ब्रैकेट्स, एप्लीकेशंस ऑफ ब्रैकेट्स, कोष्ठकों का प्रयोग। आखिर हमें क्यों कोष्ठकों का प्रयोग करना जरूरी होता है, पहले यह जान लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न लिखा गया है, सविता ने 3 किलोग्राम और मेरी ने 5 किलोग्राम सेब खरीदे। यदि दुकानदार ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेच रहा है तो दोनों मिलकर दुकानदार को कितने रुपए देंगे। और इन्हीं दोनों से पूछा भी गया कि आप बताइए, आप दोनों को मिल करके कुल कितना रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा। तो इसमें से एक ने, किसी ने लगाया, मान लो कि मेरी ने लगाया इस तरह से। मेरी ने सोचा कि जब दोनों ने एक ही दर से खरीदा है, एक ही रेट से खरीदा है सेब को, तो दोनों के सेबों को जोड़ करके 1 किलोग्राम का 40 रुपए है तो 40 से गुणा कर दिया। तो उसने इस तरह से किया कि 3 धन 5, 3 किलोग्राम एक का है सविता का, 5 किलोग्राम मेरी का। तो उसने सोचा कि 3 और 5 ये जोड़ दिया जाए और इसमें 40 का गुणा कर दिया। और उसने इस तरह से इसका दाम निकाला 3 धन। आपको पता होगा कि जहां हमें चारों संक्रियाएं एक ही में दी गई होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वहां हम सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुणा की क्रिया करते हैं, फिर योग की करते हैं, तब घटाने की क्रिया करते हैं। वैसे तो पूरा नियम है को का भाग योग, को का भाग योग, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोर्ड मास। अगर कोष्ठक भी है इस संक्रिया में तो सबसे पहले कोष्ठक को सरल करते हैं, फिर का वाली क्रिया करते हैं, फिर भाग लगाते हैं, उसके बाद बारी आती है गुणा की, फिर योग की, फिर घटाने। इसमें भी वही है, ब्रैकेट्स पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आप, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इसमें 2 क्रिया है, एक योग की और एक गुणा की। तो गुणा की बारी पहले आए, ये 5 और 40 का गुणा करके यहां लिखेंगे 200। और इस तरह उसने जोड़ दिया तो उसका आ गया ₹203। और सविता ने क्या किया, सविता ने इस तरह से निकाला। सविता ने कहा कि लाओ मैं इसका दाम अलग अलग निकाल लेता हूं। पहले मुझको कितने रुपए देने पड़े ये निकाल ले, फिर मेरी को कितने रुपए देने पड़े ये निकाल ले और दोनों जोड़ दे। तो उसने 3 किलोग्राम खरीदा 40 रुपए के रेट से, तो ये हो गया ₹3 × 40, ₹120। और मेरी का 5 किलोग्राम है 40 के दर से, तो 5 × 40, ये हो गया 200। जब जोड़ा गया दोनों का, कुल दिए गए रुपए, तो ये आ गया ₹120 धन ₹200, ₹120 धन ₹200, ये हो गया ₹320। तो अध्यापक ने कहा कि सविता ने जो लगाया है कि ₹320 देने पड़ेंगे वो सही है, मेरी ने जो लगाया है ₹203 देने पड़ेंगे वह गलत है।
मेरी ने पूछा उत्सुकतावश कि मेरा लगाया गया गलत क्यों है, तो अध्यापक ने समझाया उसे कि हम पहले इन दोनों के सेब कितने हैं, कितने किलोग्राम कुल सेब हैं, उसे जान लेंगे, जोड़ लेंगे, जो आएगा उसमें 40 का गुणा करेंगे। तो यहां हमने दोनों के सेबों को जोड़ा नहीं है, जोड़ करके तब गुणा नहीं किया। हमने 40 का ये जो दर है, 40 की रेट है, वो केवल इसके साथ लगाया। इस 3 किलोग्राम सेब का मूल्य निकाला ही नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह से दोनों को पहले जोड़ लें, 3 और 5, और जोड़ने पर जो आए उसका 40 के साथ गुणा करें, तब सही रहेगा। तो ये 3 और 5 जोड़ने पर हो जाएगा 8, और 8 में जब 40 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ₹320। तो देखिए कोष्ठक, यह है कोष्ठक, ब्रैकेट। इस कोष्ठक का प्रयोग ना करने के कारण गलत हो गया तरीका, इसलिए क्योंकि वो 40 का दर केवल 5 किलोग्राम सेब के साथ लगाया गया। 40 का गुणा केवल 5 के साथ हुआ, और हमें चाहिए था कि 3 और 5 का जो योग हो उनके साथ 40 का गुणा। तो 3 और 5 के योग के साथ करना है, तो पहले 3 और 5 का योग बना लेंगे, उस योग के साथ 40 का गुणा करेंगे। तो 3 और 5 का योग के साथ 40 का गुणा करने के लिए 3 और 5 के योग को एक कोष्ठक मिले। तो इस प्रकार कोष्ठक न लगाने से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ी चूक हो जाती है। इसीलिए कोष्ठक का प्रयोग सही सही गणना के लिए, सही सही वैल्यू के लिए आवश्यक होता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण कि हम क्यों कोष्ठक का प्रयोग करें। शुद्धतम गणना के लिए कोष्ठक का प्रयोग आवश्यक है। तो यहां एक प्रश्न है, तो देखिए यहां एक प्रश्न है, निखिल के पास 2x आम हैं, उसने उसमें से 3y आम बहन को दे दिया। इसके बाद शेष बचे आमों का आधा करके 30 निकाल दिया, फिर शेष का 3 गुना करके 3x जोड़ दिया। जोड़ने के बाद प्राप्त आमों की संख्या में y से गुणा कर दिया। अब कितने आम हो गए। इस प्रश्न की गणना करने के लिए, हल करने के लिए, इसका सलूशन निकालने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग अति आवश्यक है। यदि हम कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके पास 2x आम थे, 3y आम बहन को दे दिया। जैसे कहें 20 आम थे, 4 दे दिया, तो कितने शेष बचे, 20 में से 4 घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार पहले लिखेंगे शेष आम, शेष आमों की संख्या। ये 2x थे, 3y दे दिया, इसलिए हो गया 2x ऋण 3y। अब ये जो शेष आम हुए, शेष बचे आमों का आधा करके, आधा के लिए हम लोग 1/2 का गुणा कर देते। 50 का आधा करना हो तो 1/2 गुणे 50 लिखें। 70 का आधा करना हो 1/2 गुणे 70 लिखेंगे। 68 का आधा करना हो तो 1/2 गुणे 68 लिखेंगे। तो ये शेष आमों का आधा, जितने का आधा करना हो उसके साथ 1/2 का गुणा करते हैं। शेष आमों का आधा। अब देखिए अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2 गुणे 2x ऋण 3y, तो ये गलत है। 1/2 हमें जो शेष आम बचा था उसके साथ गुणा करना था,
और यहाँ 1/2 का गुणा 2x के साथ हो गया। इस 1/2 का गुणा इसके साथ नहीं, जितना ये शेष था उतने पूरे के साथ गुणा होना चाहिए, हो रहा केवल 2x के साथ। तो शेष आम का 1/2 निकालने के लिए शेष आम में 1/2 का गुणा हो, इसके लिए इस शेष आम को एक साथ रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ कोष्ठक का प्रयोग कर लिए तो अब जो आधा किए वो इतने का किए, 2x ऋण 3y का, और कोष्ठक नहीं लगाते तो केवल 2x का आधा किए थे, जबकि हमें आधा करना है पूरे शेष का, और शेष है 2x ऋण 3y उसके साथ। तो इसलिए यहाँ कोष्ठक का प्रयोग हुआ। ये जो यहाँ कोष्ठक प्रयोग हुआ, सबसे पहले हम इसी तरह का कोष्ठक प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक। यह है छोटा कोष्ठक, पैरेंथेसिस। दोनों लिखा मिल जाता है, पैरेंथेसिस SIS और पैरेंथेसिस दोनों ही। अब ये जो आधा हो गया इसमें से 30 निकाल देना, 30 निकाल देना। आधा होने पर जो बचा है उसमें से 30 निकाल देना। तो 30 निकालने पर आमों की संख्या हो जाएगी 1/2 गुणे 2x ऋण 3y ऋण 30। कितना हो गया था, इसमें से 30 घटा दिया तो ये 30 निकाल। अब ये जो इस प्रकार आ गया, 30 निकालने पर इसका 3 गुना करना, 3 गुना करना। अब देखिए 3 गुना माने 3 से गुणा। अब अगर हम फिर से केवल यही जो लिखा है 1/2 गुणे 2x ऋण 3y ऋण 30, इसमें हम 3 गुना 3 से गुणा केवल इसके साथ कर दे ऐसे, तो हमने जो बचा था यहाँ तक हो गया था, यहाँ पूरे का 3 गुना नहीं किया, केवल इतने हिस्से का 3 का गुना किया। ये 3 का गुणा केवल यही तक माना जाएगा, ये नहीं। जबकि 3 गुना 3 का गुणा पूरे के साथ होना था, तो पूरे के साथ हो, इसलिए यहाँ इनको एक साथ रखने के लिए एक दूसरा कोष्ठक लगाते हैं। ये हर बार एक ही तरह का कोष्ठक नहीं लगाते। पहली बार इस तरह का कोष्ठक लगाते, दोबारा फिर प्रयोग करना हो तो इस तरह का कोष्ठक लगाते। इसको कहते हैं मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, जिसे हम लोग ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट, CURLY, कर्ली ब्रैकेट। ये तो अब ये 3 गुना हो गया पूरे का, जितना था इसके पहले। अच्छा, 3 गुना करने के बाद 3x जोड़ देना। अब 3x जोड़ देंगे तो 3x जोड़ने पर हो गया 3 गुणे 1/2 गुणे 2x ऋण 3y ऋण 30 धन 3x। 3x जोड़ने के बाद जो हुआ उसमें y से गुणा करना। तो y से जब गुणा करेंगे तो पूरे में करना है, लेकिन फिर से वही गलती ना हो। अगर यही हमने लिख दिया खाली ऐसे y गुणा करके, और ये जितना था 3 गुणे 1/2 2x ऋण 3y ऋण 30 धन 3x, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो y का गुणा हुआ है केवल यहां तक हुआ है, यहां के बाद ये पद अलग हो गया, केवल इस पद में गुणा हुआ। होना था जितना यहां तक हो गया था पूरे में, पूरे में y का गुणा हो रहा है, ये कंफर्म करने के लिए इस पूरे को एक साथ करना पड़ेगा। पूरे को एक साथ कहीं भी करना हो, 2 को 3 को 4 को एक साथ करना हो, तभी ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ती है।
तो अब ये पूरे में हो ही रहा है गुणा, इसके लिए इनको एक कोष्ठक की जरूरत पड़ती है। और जब वहीं हमें एक ही सलूशन में तीसरी बार कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ता है तो इस तरह का कोष्ठक, और इसे बोलते हैं हम लोग बड़ा कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। तो इस प्रकार कहीं भी हमें कोष्ठक का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते, फिर मझले कोष्ठक का प्रयोग करते और सबसे बाद में बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते। पहले पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये तो हो गया कोष्ठकों का प्रयोग। अगर कहीं पहले से हमें कोष्ठक दिए गए हैं, कोष्ठक वाले प्रश्नों को करना है, हल करना है, तो कोष्ठक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम में पहला नियम यही हो जाता है कि अगर कहीं लगा मिलेगा कोष्ठक तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सरल करेंगे। जहां कहीं लिखा मिलेगा चलते चले जाएंगे, सब वैसे लिखते जाए, जहां छोटा कोष्ठक मिले उसके अंदर की क्रिया कर ली जाए, उसे सरल करें। छोटा कोष्ठक सरल करने के बाद फिर मझले कोष्ठक को सरल करते हैं और बाद में बड़े कोष्ठक को सरल करते हैं। कोष्ठकों को सरल करने का यही क्रम होता है, पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अगर किसी कोष्ठक को तोड़ रहे हैं, किसी कोष्ठक को खोल रहे हैं, तो चाहे मझला कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक खोलें, चाहे मझला कोष्ठक खोलें, चाहे बड़ा कोष्ठक खोलें, अगर इसके पूर्व धन का चिन्ह लिखा मिल रहा है तो कोष्ठक के भीतर का चिन्ह नहीं बदलता। ये कोष्ठक तोड़ करके ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा है 3x ऋण 2y ऋण 4z। लेकिन अगर कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह लगा है तो कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। जहां धन है वहां ऋण, जहां ऋण है वहां धन। ये 3x अब हो जाएगा ऋण 3x, यहाँ 3x के पहले धन। ये ऋण 2y हो जाएगा धन 2y, ऋण 4z हो जाएगा धन 4। तो दूसरा नियम यह है कि यदि कोष्ठक के पूर्व धन का चिन्ह है तो कोष्ठक को खोलने पर कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह वैसे ही रह जाते हैं, परंतु यदि कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक को खोलने पर कोष्ठक के भीतर के सभी पदों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। फिर है कि यदि 2 या 2 से अधिक कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम उनके बीच गुणा का चिन्ह मानते हैं। अगर ऐसे चिन्ह लग गया तब तो धन है ही, और अगर इन दोनों कोष्ठकों को ऐसे लिख दिया गया इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इनके बीच गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो ये कोष्ठकों को सरल करने के ये नियम हैं। 3 नियम मुख्यतः हो गए। सरल करने में सबसे पहले छोटा कोष्ठक सरल करें, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। और कोष्ठक को खोलते समय बाहर धन का चिन्ह है तो पदों के चिन्ह नहीं बदलते। खोलते समय अगर कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो पदों के चिन्ह जहाँ धन है वो अब ऋण लिखे जाएंगे, जहाँ ऋण है वहाँ धन। और यदि 2 कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह ना लिखा हो तो उन कोष्ठकों के बीच गुणा का चिन्ह